Good morning, friends. I am Dr. Brijesh Baria. We are having Dr. Pradeep Maheshwari, radiologist, and we are at उस्मानपुर इमेजिंग सेंटर. एंड आज का टॉपिक ये है कि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है लो बैक पेन. हर एक को कमर का दर्द रहता है. एक सर्वे के हिसाब से हर आदमी ने अपने जीवन काल में कभी न कभी उनको कमर का दर्द हुआ है. नॉर्मली वैसे तो सिंपल ही होता है, लेकिन फिर भी WHO के हिसाब से 60 to 70% ऑफ पर्सन, मतलब 60-70% लोगों को कभी न कभी ऐसा कमर का दर्द हुआ है जो चिंताजनक है, जिसके लिए उनको या तो फिर कोई टेस्ट कराना पड़ता है या तो डॉक्टर से मिलकर उनकी ट्रीटमेंट करवानी पड़ती है. तो ये बहुत ही कॉमन इश्यूज है, इसलिए हमने इसको चुना है. तो लो बैक पेन के लिए आज का टॉपिक यहाँ से हम शुरू करते हैं. तो सबसे पहले कि एज ए डॉक्टर्स व्हेन आई प्रिस्क्राइब MRI फॉर लो बैक पेन, तो ऐसा हम कब करते हैं? नॉर्मली ऐसा देखा जाता है कि पब्लिक को अगर कोई हुआ है तो बोलते हैं एक्सरे कर देते हैं, ठीक है जी. हम उसको MRI का सजेस्ट करते हैं. तो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई ऐसे कौन से केसेस है जहाँ पे हम एक्सरे से बेहतर MRI करें तब हमें ज़्यादा जानकारी मिलती है और हमें MRI ही करवाना चाहिए, एक्सरे नहीं करवाना चाहिए. ओके, एक्सरेज में तो खाली आपको बोन्स के बारे में लिमिटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है कि फ्रैक्चर हो या तो आपका स्पाज्म हो, उसी से पता चलता है. अब MRI क्यों कराना चाहिए, MRI के इंडिकेशंस क्या हैं? सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन तो स्लिप डिस्क जो बोलते हैं, जो कॉमन टर्म्स में स्लिप डिस्क के गादी खिसक गई है वो बोलते हैं. जनरली क्या रहता है, हमारी जो स्पाइन बोलते हैं, तो हर एक जो वर्टिब्रा बोलते हैं, स्पाइन वर्टिब्रा से छोटे छोटे बोन्स से फॉर्म होती है. तो दो बोन्स के बीच में एक डिस्क रहती है जिसको हम डिस्क कहते हैं, जो स्लिप डिस्क जिससे होती है. तो जब वो उसमें डीजेनरेटिव या एज रिलेटेड चेंजेस हो जाते हैं, जो भी आर्थराइटिस के चेंजेस हो जाते हैं, घिसारा बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में हो जाता है. तो वो पीछे की तरफ जहाँ पे हमारे नर्व्स रहते हैं, नर्व्स बोलते हैं, वहाँ पे खिसक जाती है और वहाँ पे कॉम्प्रेस करती है. तो उसकी वजह से हमको पेन होता है, बैक पेन, और जो झनझनाटी और वो सब पाँव में जाती है. तो सबसे मोस्ट कॉमन इंडिकेशन जो 80% में इंडिकेशन रहता है वो है स्लिप डिस्क का इंडिकेशन रहता है. फिर सेकेंड कॉमन है ट्रॉमा के पेशेंट्स में. ट्रॉमा के पेशेंट्स में एक्सरे का हार्डली लिमिटेड है कि फ्रैक्चर है या नहीं, वो भी बहुत बड़ा फ्रैक्चर हो तो ही एक्सरे में दिखता है. बट लो बैक पेन के कॉजेज में हेयर लाइन फ्रैक्चर्स और वो सब भी होते हैं, तो वो सिर्फ MRI में ही आपको दिखेंगे. तो जनरली वर्टिब्रा का क्या एक एंटीरियर पार्ट होता है, आगे का पार्ट, पीछे का पार्ट, दो हाथ रहते हैं. तो वो फ्रैक्चर जानने के लिए सिर्फ आपको MRI से ही पता चलेगा. और उस फ्रैक्चर की वजह से कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है, साइड के मसल्स में कितना इन्फ्लेमेशन हुआ है, वो भी आपको MRI से ही पता चलेगा. मतलब एक्सरे से आप बोन को ठीक से देख सकते हैं, बट नॉट एक्यूरेटली, बट आप बोन देख सकते हैं. तो अगर आपके हड्डी में, मतलब जो आपकी रीढ़ की हड्डी है, वहाँ के जो मणके बोलते हैं, अगर मणके के अंदर कहीं फ्रैक्चर है या तो कहीं पर अगर वो टूट गया है तो आपको एक्सरे में दिख सकता है. वो भी अगर बहुत बड़ा हो तो ही, वरना कुछ का इतना यूज नहीं है. तो वो उसमें काम आ सकता है. लेकिन अदर और दूसरी बीमारियां हैं और कुछ भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि आपने बताया कि अगर वहाँ पे इन्फेक्शन है, सूजन है, कोई ट्यूमर है, कैंसर की ट्यूमर है, या कोई कलेक्शंस है वहीं पर पानी का या किसी पस का, तो ज़्यादा अच्छी आपको MRI में ही दिखती है. तो मतलब कि अगर आपको लो बैक पेन है और वो सिंपल है, अगर वो दवाई से 2-3 हफ्ते में चला जाएगा तो तब आपको एक्सरे करा सकते हो, या तो वो एक्सरे के बिना भी सही हो सकता है. लेकिन अगर आपका बैक पेन क्रॉनिक है, मतलब आपने दवाई ली, अच्छा हो गया, फिर भी वो वापिस आ रहा है, एक्सरे में कुछ दिख नहीं रहा है, तब तो MRI ही इज ओनली मोडालिटी. वहीं से हमको पता चल सकता है. तो जैसे बात करी कि इतने डायग्नोसिस होते हैं, तो इन डायग्नोसिस जो कॉमन डायग्नोसिस है लो बैक पेन के लिए, तो उनमें हम कौन कौन सी चीज़ें समझ सकते हैं, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हमें मिलती है देखने को, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे प्रॉब्लम है. ओके, जैसे मैंने बोला, सबसे मोस्ट कॉमन 80% केसेस में तो डिस्क का प्रॉब्लम रहता है. जो गादी होती है वो खिसकना, जो हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं, वो सबसे कॉमन रहता है. वो जब पीछे की तरफ जब थोड़ा घिसारा ज़्यादा हो जाता है, जो भी आर्थराइटिस या एज रिलेटेड चेंजेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो जब वो पीछे की तरफ जाती है और पीछे की तरफ हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं उसमें नर्व्स वहाँ पे कॉम्प्रेस करते हैं, तो हमको पेन होता है.
जो मोस्ट कॉमन वो कॉज है। और उसकी वजह से आपको पैरों में झंझनाहट या नीचे तक आपको झंझनाहट हो सकती है, यहाँ आपको नमनेस फील हो सकती है, मतलब खालीपन लग सकता है, या आपको दर्द रह सकता है। वो ज्यादा कभी कभी आप झुकते हो तब ज्यादा पेन होता है, या तो आप कुछ चलते हो उसके बाद ज्यादा पेन होता है। ये सब आपको हो जो आई थिंक आफ्टर 50 इयर्स मोस्ट ऑफ द लोगों को होता ही एक्चुअली डिस्क का प्रॉब्लम। तो मोस्ट कॉमन 80% ऑफ केसेस में डिस्क रहता है। फिर ट्रॉमा के जो पेशेंट्स होते हैं, एक्सरे में लिमिटेड इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी कि फ्रैक्चर बहुत बड़ा होगा तो ही दिखेगा और फ्रैक्चर है या नहीं, लेकिन एक सर्जन को या एक फिजिशियंस को फ्रैक्चर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है ट्रॉमा के पेशेंट में। वो फ्रैक्चर के कितने पार्ट्स हुए हैं वो देखना होता है, वो फ्रैक्चर पीछे की तरफ नर्व्स को दबा रहा है वो देखना होता है, फ्रैक्चर की वजह से अगर पस या कलेक्शन हुआ है, हेमाटोमा जो ब्लड बोलते हैं वो कहाँ गया है वो देखना होता है। तो ट्रॉमा के पेशेंट में भी बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एमआरआई। फिर सो बेसिकली कहने का ये, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कहने का मतलब ये है कि सिर्फ डायग्नोस करने से मतलब नहीं है। डॉक्टर के लिए अगर आपको उनको ट्रीट करना है, अगर उनको कोई सर्जरी करनी है तो उसके प्लानिंग कैसे करेंगे, सर्जरी कौन से स्टेप से करेंगे, ये जानने के लिए उनको पूरा उनको एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर चाहिए, जो एमआरआई से ही मिलता है। और उसके बेस पे वो आपका ट्रीटमेंट या ऑपरेशन बेहतर कर सकते हैं। तो ऑपरेशन के पहले की जानकारी के लिए भी बहुत ही अच्छा है। और एक बार मेरे ख्याल से ऑपरेशन हो भी गया तो वो ऑपरेशन कितना अच्छा हुआ है, उसके कोई कॉम्प्लिकेशन हुए कि नहीं हुए, और उसके बाद आपको कितना अच्छा होगा, और अच्छा हो जाने के बाद भी उसका रिजल्ट आपको मिला है कि नहीं मिला है, वो भी सिर्फ आपको एमआरआई पोस्ट ऑपरेटिव स्कैनिंग जो फॉलोअप रहता है वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहता है। आपके ऑपरेशन के बाद डिस्क की ऑपरेशन हो या ट्रॉमा के रिलेटेड कुछ भी ऑपरेशन हो कि कितना इम्प्रूव हुआ है वो भी आपको एमआरआई से पता चलता है। तो और कौन से डायग्नोसिस जैसे और अगर आपको इन्फेक्शंस हो गए हो, काफी बार मणके का टीबी बोलते हैं वो हो जाता है, तो वो भी उससे ही पता चलता है काफी बार के कितने मणके इन्वॉल्व है, आपके कितने बोन्स इन्वॉल्व है, साइड में मसल्स में पस गया है या नहीं, वो आपका जो कलेक्शन है वो पीछे नर्व्स को कॉम्प्रेस कर रहा है या नहीं, वो एक इम्पॉर्टेंट है। फिर एक सिस्टमेटिक डिजीज, अगर कहीं पे आपको कैंसर या वो हो, अगर आपके मणके या स्पाइन में फैला है या नहीं, जैसे प्रोस्टेट का जिनको गांठ या कैंसर होता है तो सबसे पहले वो स्पाइन में जाता है, तो वो उस पर भी पता चलता है सिस्टमिक डिजीज हो। या तो फिर अगर फिर कुछ हेमेटोलॉजिकल कंडीशंस होते हैं जैसे लिम्फोमा या कैंसर, ल्यूकेमिया, वो सब बोन्स में फैलते हैं, उसके लिए भी वो काफी और फायदेमंद है। मेडिकल में जैसे बताया कि सिस्टमैटिक डिजीज भी होते हैं, जैसे अगर आपको आर्थराइटिस हो रहा है, अगर आपको रूमेटिक आर्थराइटिस है, अगर आपको एंकाइलोसिंग स्पॉन्डिलाइटिस है, उनके लिए भी बहुत आपको एसएलई मतलब सिस्टमैटिक लूपस है, रूमेटॉइड है, या कोई और बैकेट्स और कुछ भी होते हैं बहुत थोड़े से, तो उसके अंदर भी अगर आपका आर्थराइटिस कितना ज़्यादा है कितना कम है, वहाँ पे सूजन है कि नहीं है, वो भी आप एमआरआई में आप डायग्नोस कर सकते हैं। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट कॉन्जेनिटल डिफॉर्मिटी, कॉन्जेनिटल स्कोलियोसिस जो होता है बच्चों को, वो सर्जन्स के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एमआरआई रहता है। कितना स्कोलियोसिस कहाँ पे है, कितने वर्टिब्रा इन्वॉल्व हुए हैं, एंगल कितना है, देयर आर लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो एमआरआई देता है, और उसी के बेसिस पे आपका ऑपरेशन रहता है। मतलब जिनका जो रीढ़ की हड्डी है वो कोई लोग बहुत झुक जाते हैं, वो झुक जाते हैं, मतलब जब बच्चे होते हैं तब से वो झुके हुए होते हैं, उनकी कमर झुकी हुई होती है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनकी जो पीछे का जो रीढ़ की हड्डी वो पूरी सर्पाकार होती है, एस टाइप की होती है, तो ऐसे टेढ़े मेढ़े होते हैं। तो इन लोगों के लिए इन लोगों को डायग्नोसिस करना, उसका एंगल निकालना और उसकी पूरी ऑपरेशन की प्रिपरेशन करना, वो आपको एमआरआई के अंदर आराम से मिल जाता है। तो ये दिस इज ये एक इम्पोर्टेंट है। फिर एक ट्यूमर्स जो कैंसर, काफी टाइप के कैंसर जो बैक में होते हैं, स्पाइन में होते हैं, मेनिंजियोमा हो गया, कुछ भी बाकी सबके टाइम, उसके लिए भी एमआरआई वुड बी बेटर। एमआरआई काफी अच्छा रहता है। वो लगता है हमने कवर तो कर लिया। अब थोड़े छोटे से क्वेश्चन है, जैसे कि अगर हमें सिर्फ बैक का ही एमआरआई करवाना है तो बैक का एमआरआई की कीमत कितनी पड़ेगी और वो कितने टाइम में हो जाएगा? जनरली कॉस्ट 3000 to 4000 से शुरू होती है, क्योंकि बैक में 3 हिस्से होते हैं। एक नेक, सर्वाइकल रीजन बोलते हैं, एक आपकी पीठ जो ऊपर की पीठ होती है डॉर्सल बोलते हैं, डॉर्सल स्पाइन, और एक नीचे की लंबर स्पाइन बोलते हैं। तो 3 हिस्सों में होता है, बट जनरली लंबर, डॉर्सल और लंबर में ही ज्यादा तकलीफ होती है। तो कोई भी एक स्पाइन के पार्ट में 3000 to 4000 का खर्चा आता है, और ड्यूरेशन अराउंड 20 to 25 मिनट्स में हो जाता है।
20 मिनट में हो जाता है एक एमआरआई। 20 मिनट के अंदर 20 तो से यहाँ 25 पे मिनट। नॉर्मली हमें कम टाइम मिलता है, अदरवाइज Yes. दूसरे एमआरआई के अंदर हमें और टाइम लग सकता है। Yes. तो अगर आपको कोई कमर की बीमारी है, अगर आपको लो बैक पेन रहता है, अगर आपको अपर बैक पेन रहता है, कहीं पर भी अगर आपको स्पाइन की कोई भी तकलीफ होती है, तो उसकी सबसे अच्छी जानकारी आपको एमआरआई स्कैन से मिल सकती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक को एमआरआई करवाना चाहिए। अगर उनको एक्सरे करवाया है या उनको कोई दवाई ली है, उससे उनको फर्क नहीं पड़ता है, तब जाके वो एमआरआई स्कैन कर सकते हैं। तो एमआरआई खुद मत कराइए, हो सके डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन से ही उनको लगता है कि इसमें अगर आपको एमआरआई से कुछ रिजल्ट मिलने वाला है, तभी आपको एमआरआई करना चाहिए। और ये कीमत कुछ ज़्यादा नहीं है इतनी कुछ, ठीक है, 3000 to 4000 से शुरू होती है, और इससे हमें काफ़ी जानकारी मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर प्रदीप महेश्वरी। थैंक यू।